जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफएसटी 6 का पेपर 2। पेपर 1 आपने फेस कर लिया। आई होप आपने उसकी वीडियोस वगैरह भी देख ली होगी। पेपर 1 टफ था, मैंने उसकी रेटिंग वगैरह उसके बारे में एनालिसिस आपको थोड़ा बताया है। पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 एज कम्पेयर टू पेपर 1 तो काफ़ी ईजी है और इसमें टोटल आपके पास में 20 सवाल हैं और कुछ स्टार्टिंग के जो आपके पास में मैट्रिक्स मैच टाइप में है वो अलग फॉर्मेट में डिजाइन किए हुए हैं, वो भी सिंपल ही हैं। वो सवाल भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इंटीजर में एक दो सवाल आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बाकी ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास 20 सवाल में से आप 15 सवाल आप इजीली कर सकते थे अगर आपने 1 घंटे का टाइम फिजिक्स पे डिवोट किया होगा। एक बार मैं वापस यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने पेपर में कोई सवाल छोड़े हैं तो एक बार आप रीजन रिकैप कर लीजिए, बिकॉज अभी यही तरीका है हमारे पास रिवीजन का, हम इसी के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो आपके पास में 3 सवाल दिए हुए हैं 21, 22, 23 पे चलते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सर्किट बना रहे हैं। सबसे पहले वाला सर्किट पे चलते हैं। पहला सर्किट अगर आप देखेंगे तो ऐसा सर्किट है आपके पास, ये प्रॉब्लम नंबर 21 मतलब एक सर्किट है सिर्फ ये ना, कॉलम 1 का सर्किट दिखा दें। ऐसे आपके पास यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दी, कितने की 18 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 6 ओम। क्लियर? और इसके बीच में कुछ एलिमेंट है एक्स, इसके बारे में बार बार कॉलम 2 में कुछ कुछ बातें बोली गई है, कभी कैपेसिटर है, कभी इंडक्टर, ये सब कुछ है। क्या ये तो कुछ जाना पहचाना सा केस है नहीं, ये 3, ये 6, ये 6, ये 12, ये कौन सा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो भाई साहब घंटा फर्क नहीं पड़ता एक्स क्या है। आपका कॉलम सेकंड में क्या क्या बोला गया, कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में तो ओपन हो जाएगा, बहुत सही। अगर ये इंडक्टर है स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट हो जाएगा। फिर थर्ड वाले बोला गया कि ये एक अमीटर है, आइडियल अमीटर, तो वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। पर फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पे अमीटर लगाओ, कुछ है लगाओ यहाँ पे। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, बिकॉज इससे कोई करंट जाएगा नहीं। किससे? इससे एक्स से कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज क्या बन गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहली बात तो इसका चाहे आप कॉलम 1, 2, 3 में से कोई भी केस लेंगे, मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कॉलम 1 में फर्स्ट लेके कॉलम साइड में कुछ भी ऑप्शन लीजिए, सबका आंसर सेम आएगा। कि कैसे चेक करेंगे आंसर? तो ये ऊपर इसको आप शॉर्ट कर दीजिए तो व्हीटस्टोन बन गया ये, ठीक है। तो ये 12 और 6 18, इधर 18, तो इसमें कितना गया 1 एम्पियर। ये कितना आपके पास 9, तो यहाँ पे कितना गया 2 एम्पियर। टोटल करंट कितना जा रहा है आपके पास, इससे करंट जा रहा है आपके पास I इज इक्वल टू दिस इज और टोटल 3 एम्पियर। क्लियर? तो ये कौन से केस में सब में यही आएगा ना, आप चाहे इसको एक्स कुछ भी बना फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो कहानी खत्म होगी, ठीक है। अब सेकंड वाले डायग्राम को देखते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में दो से तू ऑब्जर्व करेगा तुझे तो ये दिखाई देगा, तो ये 6 ओम है तेरे पास, ये 12 ओम है, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 3 ओम, ठीक है जी। और यहां पे ऐसे बैटरी बना देते हैं, ठीक है। ये बैटरी बना दी कितनी, 18 वोल्ट की। अच्छा अब देख इसके अंदर यहां पे अगर सबसे पहले तेरे पास सेकंड का केस कर लेते हैं, सेकंड का हम 1 कर लेते हैं, सेकंड फिर इधर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम 1 का सेकंड, इधर इसका फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर तो ओपन रहेगा ये। अगर ये ओपन रहेगा तो यहां से कितना गया तेरे पास 1 एम्पियर और यहां से कितना गया 2 एम्पियर, तो कितना आना चाहिए तेरे पास 3 एम्पियर, तो क्या बनेगा क्यू बनेगा, ठीक। फिर चलते हैं सेकंड इस वाले डायग्राम को, सेकंड फिर वापस सेकंड इंडक्टर बन जाएगा आपके पास तेरे पास। अच्छा अगर ये इंडक्टर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तेरे पास शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर दे इसको। अगर ये शॉर्ट कर दिया तो ये कितना बनेगा 6 और 6 3, और यहां पे कितना बनेगा तेरे पास, ये बना तेरे पास 36/15, तो ये 3 प्लस इतना ओम बन गया टोटल आर इक्विवेलेंट। तो करंट देखेगा तो करंट ना ही, मतलब करंट कुछ तेरे पास इंटीजर नहीं आएगा, मतलब नंबर इंटीजर नहीं बनेगा, कुछ पॉइंट्स में कुछ बनेगा, बिकॉज आर इक्विवेलेंट थोड़ा अजीब बन गया ना, 18 से डिवाइड करेगा तो एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा तेरे पास। और अगर इंटीजर नहीं आएगा तो ना ही तो 3 आएगा, ना ही 6 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है, बस सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन मैच कर रहा नहीं है, ठीक। फिर सेकंड का मैच करवा दे वापस सेकंड से, अच्छा सॉरी थर्ड से। थर्ड में क्या तेरे पास ये अमीटर है, अगर थर्ड में तेरे पास अमीटर है ना, वापस फिर ये केस बन गया, आइडियल अमीटर भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट कर दिया वापस कोई केस नहीं बनेगा, तो सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही बन सकता है, सेकंड वैन और क्यू। फिर अगर हम चले लास्ट वाले में चलते हैं दोस्त, ऐसा बन गया तेरे पास, ऐसा बना दिया। बैटरी कितने की है हमारे पास, अगेन 18 वोल्ट की, बहुत बढ़िया। ये 6 ओम हो गया और ये वाला 6 ओम हो गया और ये कितना हो गया 12 ओम हो गया, ठीक है जी। सबसे पहले आपने बोला कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो ओपन है तो यहाँ पे कितना गया तेरे पास दोस्त, यहाँ पे आ गया 1 एम्पियर, 12 6 18, ये 18, और यहाँ पे कितना गया 3 एम्पियर, तो कितना करंट आ रहा है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर कोरस्पॉन्डिंग कोई है, कोई भी नहीं है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहले वाला केस खत्म हो गया। सेकंड वाले केस में चलते हैं, इंडक्टर है तो कैसा बनेगा,
इंडक्टर में ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट तो 6 और 6, इस बात समझा कि शॉर्ट हो गया। अब इस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसको हटा दिया, तो ये कितना बनता है बस 3, और यहाँ पे 18, तो कितना एम्पीयर आएगा, 6 एम्पीयर करंट आएगा। तो सेकंड केस और थर्ड केस तो सिमिलर है ना, उसमें अगर अमीटर होगा तब भी यही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ थर्ड का फर्स्ट से जो मैचिंग हुआ कॉलम 1 में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला बिकॉज वो 4 एम्पीयर था और 4 एम्पीयर का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर देखेगा थर्ड का सेकंड से मैच अगर तू करवाएगा, थर्ड का सेकंड से मैच करवाएगा तो 6 एम्पीयर आ रहा है, मतलब आर मैच कर जाएगा यहाँ पे। फिर थर्ड का अगर तू थर्ड से मैच करवाएगा फिर भी तेरे पास आर बनेगा। क्लियर, ये तो सीधा रिजल्ट हो गया। अब आंसर चेक कर लेते हैं, आजा। 21 में तुझे बोला गया 1 1 क्यू, 1 1 क्यू, भाई 1 के तो सबके सब में 3 आएगा, ठीक है जी, 3 आ रहा है, फर्स्ट सही हो गया। सेकंड 1 सेकंड क्यू, क्यू में 3 होना चाहिए, बस क्यू मैच करना चाहिए, मतलब क्यू होना चाहिए, बाकी सब सही है इसमें फर्स्ट में। तो 1 सेकंड क्यू ये भी सही है, 1 थर्ड क्यू ये भी सही है बिकॉज कोई भी केस लेगा आएगा 3 एम्पीयर। फिर उसमें बोला, फिर डी ऑप्शन में है सेकंड थर्ड पी, सेकंड ये वाला डायग्राम हो गया। थर्ड का मतलब हो गया इसको शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने पे जो रिजल्ट तेरे पास आ रहा है वो कुछ मैच ही नहीं कर रहा किसी से, तो ये वाला नहीं होगा। तो 21 का हो गया ABC। 22 में अगर तू जाएगा, 22 में चलते हैं भी, आजा। 22 में क्या है, सेकंड 1 क्यू, सेकंड को अगर ओपन करेंगे, सेकंड को ओपन करेंगे तो कितना रिजल्ट आया था, ओपन किया तेरे पास आ रहा था सेकंड 1 क्यू ना, इसको मैं से ओपन किया तो क्या रिजल्ट बन रहा था, ये हुआ था आपके पास 1 एम्पीयर, ठीक है जी, और ये आपके पास कितना हुआ 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर आ रहा था, तो सेकंड 1 क्यू बिल्कुल सही बात। सेकंड पी वो कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि शॉर्ट करने के बाद में करंट कहीं नहीं मैच कर रहा। फिर बोला सेकंड फर्स्ट आर, नहीं, सेकंड फर्स्ट तो क्यू आ रहा है तो आर नहीं आएगा, तो ए हो गया इसमें। और डी ऑप्शन देखेगा सेकंड क्यू, सेकंड से ये मैच कर रहा, तो 22 का सिर्फ तेरे पास ए आएगा। 23 में चलते हैं। 23 अगर तू देखेगा तो इसे बोला फर्स्ट थर्ड और आर, फर्स्ट थर्ड आर, गलत बात, फर्स्ट का तो मैच ही क्यू से करेगा सिर्फ। फिर बोला सेकंड फर्स्ट पी, सेकंड फर्स्ट, ठीक है जी, और पी नहीं, गलत बात, 5 एम्पीयर नहीं आ रहा, क्यू आ रहा है। इसका सी ऑप्शन देख, थर्ड सेकंड आर, थर्ड सेकंड, ठीक है जी, और आर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही, और थर्ड आर सही। तो इसका जो 23 का है वो CD में रिपीट कर रहा हूं, 21 का ABC, 22 का A और 23 का CD। तो ये थोड़ा सा आप पजल कर सकते हैं ना ऐसे सवाल, मतलब कैसे थोड़ा मैच करना, थोड़ा पेशेंस रखना है और फुल फोकस साथ में इसे करना है, ठीक है। 24, 25, 26 आपके पास में पैराग्राफ टाइप है, और सबसे पहले जो कॉलम 1 का जो पहला रो है उसमें बोला गया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये वेव किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है वेव, ठीक है जी। सबसे पहले हम कॉलम 1 की रो 1 जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो उठा लिया हम, रे इस तरफ, मतलब वेव इस तरफ जा रही है पॉजिटिव एक्स में। सेकंड कॉलम में चलते हैं, ए और सी के बारे में बात किया इसने, ए और सी के बारे में। तो ए और सी का अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल हैविंग सेम मैक्सिमम स्पीड, बिल्कुल सही बात, बिकॉज हर एक पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड सेम होगी ना यहाँ पे, बस सब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे, बिकॉज अगर प्रोग्रेसिव वेव है आपके पास में तो मैक्सिमम स्पीड सेम होगी, मतलब आपके पास में 1 1 पी सही है, 1 1 पी सही है, ठीक है। फिर करते हैं 1 सेकंड की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको केस बताता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला, पावर अक्रॉस दीज पॉइंट, इस पे था आपके पास में कुछ चेंज कर दिया गया था, चेंज करके आपको बोला गया एवरेज पावर ऑफ दीज पॉइंट आर नॉन जीरो। अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो प्रोग्रेसिव वेव में एवरेज पावर होगी, वो एवरेज पावर हर एक पॉइंट की सेम आती है और वो नॉन जीरो आती है, तो वो भी मैच कर जाएगा। फिर बोला गया पार्टिकल हैविंग सेम स्पीड ऑलवेज, सेम स्पीड ऑलवेज का मतलब वो तब आएगा आपके पास में जब आपके पास में इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो या तो आपके पास में 2 पाई होगा या फिर आपके पास में पाई होगा, इस तरह का केस बनेगा। और सेकंड वाला केस भी इसी तरीके का है, उसमें बोला गया नेगेटिव एक्स में जा रहा है। और स्टेशनरी वेव की बात कर लेते हैं। स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होता है आपके पास में, स्टेशनरी वेव में सब पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होती है और सब अपने आप में एसएचएम मोशन करता है और एनर्जी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट होती नहीं है। तो हम सवाल पे चलते हैं। 24 का पहला ऑप्शन है 1 1 क्यू, पहला ऑप्शन है 1 1 क्यू, 1 1 और क्यू के बारे में क्या बोला, पावर ऑफ दीज पॉइंट्स आर नॉन जीरो, ऐसी बात हुई थी आपके साथ। हाँ, तो अगर नॉन जीरो है, सही बात है, तो ए मैच कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड क्यू
हाँ, क्यों सबका सही हो जाएगा फर्स्ट वाले में, बिकॉज ट्रेवलिंग वेव के अंदर सब पॉइंट्स की जो पावर होती है वो एवरेज पावर नॉन जीरो होती है, क्यों भी सही हो जाएगा। फर्स्ट आर बोल रहा है, फर्स्ट आर के अंदर क्या, पार्टिकल हैविंग सेम स्पीड ऑलवेज। अच्छा, फर्स्ट ए सी पॉइंट की बात करिए, ए और सी, इनमें फेज डिफरेंस कितना है आपके पास, पाई का है ना। तो अगर आप एक इक्वेशन ऐसी, एक की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लीजिए एक की, तो दूसरे कितनी होगी आपके पास, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई होगा, बिकॉज पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 का, और अगर पार्ट डिफरेंस आपके पास लैम्डा बाई 2 का है तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। अब आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का फंक्शन, ये भी तो साइन ही बनेगा पर माइनस एक आ जाएगा सिर्फ, तो डायरेक्शन उल्टी आएगी वेलोसिटी की, पर स्पीड हमेशा सेम रहेगी आपके पास। इस वजह से आपके पास ये वाला पॉइंट भी मैच कर गया, 1 आर भी मैच कर गया। डी ऑप्शन में चलते हैं, दैट इज सेकंड, थर्ड और पी की बात की, सेकंड नेगेटिव में जा रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ए और ई पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है जी। और पी के बारे में, पार्टिकल हैव सेम मैक्सिमम स्पीड, हाँ मैक्सिमम स्पीड तो ट्रेवलिंग वेव में हर एक पॉइंट की सेम आती है, तो इस हिसाब से 24 में ए बी सी डी सभी करेक्ट होते हैं। फिर हम चलते हैं 25 में। 25 में बोला गया सेकंड 1 आर, सेकंड क्या है आपके पास, नेगेटिव एक्स में जा रही है, ठीक है जी। फर्स्ट है ए सी पॉइंट आपके पास हो गया, आर की बात कर रहा है, पार्टिकल हैव सेम स्पीड ऑलवेज, आपके पास फर्स्ट की बात की ना, ए और सी की, ए और सी की बात हो रही है, इस तरफ वेव जा रही है, तब भी आपके पास में स्पीड आएगी, तो फेज डिफरेंस अगेन आपके पास पाई है ना, तो आपकी सेम स्पीड, जो स्पीड होगी वो हमेशा सेम रहेगी, तो फर्स्ट मैच कर जाएगा। बी ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड पी नेगेटिव में जा रहा है, बी एंड डी पॉइंट की बात हो रही है, बी और डी पॉइंट की बात हो रही है। और इधर आगे बात कर ली आपसे आर के बारे में कि पार्टिकल हैविंग सेम स्पीड। अब मैंने इसके अंदर बताया नहीं कि भाई साहब ये बिल्कुल मिड पे है क्या, इसके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मिड पे होते तो अगेन इसमें जो पार्ट डिफरेंस आता है लैम्डा आता, अगेन पार्ट डिफरेंस लैम्डा आता तो फेज डिफरेंस पाई हो जाता, तो वापस दोनों की स्पीड सेम हो जाती, पर अभी ऐसा बोला नहीं कि मिड में है, इस वजह से ये ऑप्शन आपके पास में मैच नहीं करेगा। कौन से वाला मैच नहीं कर रहा, सेकंड आर, मतलब सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में बोला सेकंड क्यू, तो पावर तो नॉन जीरो होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ए बी डी सही हो गए इसमें। 26 में अगर आप चलते हैं, 26 में अगर आप देखेंगे कि स्टेशनरी वेव है, ये थोड़ा अच्छा स्टेशनरी वेव है, तो ए ऑप्शन में थर्ड वन क्यू ए सी पॉइंट की बात करी है, ए सी पॉइंट देख लीजिए क्यू ऑप्शन में। तो यार ए और सी पॉइंट की अगर स्टेशनरी वेव है तो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, एवरेज पावर जीरो है कि नॉन जीरो है, आप बताइए। ये तो एसएचएम कर रहा है ना, एसएचएम में एवरेज पावर जीरो थोड़ी आता है, वो नॉन जीरो होता है आपके पास में, तो ये मैच कर जाएगा, तो ए ऑप्शन मैच कर गया। फिर देखते हैं थर्ड सेकंड क्यू, बी एंड डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी एंड डी पॉइंट की, और पावर अक्रॉस दीज पॉइंट्स आर नॉन जीरो, हाँ ये भी सही है, तो बी भी मैच कर गया। सी में चलते हैं आप, थर्ड ए पॉइंट की बात कर रहा है, ए ई पॉइंट, मेरा ए और ई की बात कर रहा है, और पी से मैच करवा रहा है। फिर बोल रहा दोनों की सेम स्पीड है ए और ई की, स्टेशनरी वेव में तो ऐसा नहीं है ना, ये पॉइंट तो नोड आ गया, अगर ये नोड आ गया तो कभी ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहा थर्ड क्यू, ए ई पॉइंट की बात कर रहा है, ए एंड ई ये रहा पॉइंट, और क्यू पावर, तो भाई साहब इसके अगर पावर, इस पे पावर है ही नहीं ना, तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, तो इसकी पावर तो जीरो है एवरेज पावर, और आपके पास में एक ही है, तो दोनों की नॉन जीरो नहीं है, इस वजह से डी बी मैच नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे, मैं आंसर बोल दे रहा हूं आपको, 24 का ए बी सी डी सभी होगा, 25 का ए बी डी होगा, और 26 का ए बी था। सवाल सिंपल है, पर थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, फोकस करके सवाल करना था। ये पजलिंग टाइप का थोड़ा सा रहता है कि भाई ए बी से मैच कर, थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, तो आपको शांति से सवाल करना है, सवाल सिंपल था ये। प्रॉब्लम नंबर 27 आपके पास में ठीक सवाल है। इसमें क्या बोला गया, आपके पास में से एक डी विड्थ की एक आप बॉल टाइप मान लीजिए ना, ऐसे इनफाइनाइट बॉल है, ऐसे लेंथ में विड्थ में वो सब इनफाइनाइट है, क्योंकि डी की कंपैरिजन में इसकी लेंथ और विड्थ बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या किया भाई साहब, यहाँ पे ऐसे ड्रिल कर दिया, ऐसे ड्रिल कर दिया, क्लियर, ये आप व्यू में समझ लीजिए, ऐसे बॉल है और ऐसे इसको ड्रिल कर दिया, ऐसे ये दीवार होगी आपके सामने, इसमें ऐसे ऐसे करके मतलब एंड टू एंड ड्रिल कर दिया। अब इसमें पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ा, पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ेंगे तो इस पे ऐसे कुछ इधर फोर्स अगर होगा, तो उसने बोला कि जब आप पार्टिकल को किसी पोजीशन में छोड़ते हैं तो एसएचएम करता है, मतलब पहले इधर जा रहा होगा फिर इधर ऐसे ऐसे करके कुछ। तो इसने पूछा कि बताइए इस पार्टिकल का जो एसएचएम होगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ये पूछना चाह रहा है। तो यार क्या हिट करता है दिमाग में, ये हिट करता है। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हम इसे किसी पोजीशन पे छोड़ते हैं, वो मान लेते हैं ये पोजीशन इसके सेंटर से, जो बॉल का जो सेंटर वाली लाइन होगी, इससे कोई आर डिस्टेंस पे है, वहां पे अगर आप इस मास को छोड़ेंगे तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मिलेगा तो F = m में कर दूंगा, मेरी बात बन जाएगी।
अब निकाला जाए, कैसे निकालने भाई, ग्रेविटेशन से करने में थोड़ी दिक्कत है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प ले लें, गॉस लॉ लगा दे। एक्चुअली गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, पर ग्रेविटेशन में काम कर जाता है, तो हम एक बार मान लेते हैं, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह ट्रीट करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस मान लिया ऐसे, ठीक है। इसकी दूरी यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है मिड पे जीरो होगी, बिकॉज मिड की इधर वाला बराबर फोर्स अगर कट जा रहा होगा, तो मिड से अगर आर दूरी पे इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। क्लियर। तो अगर आप देखेंगे इसका एरिया कुछ ए मान लीजिए, जो आपने गॉसियन सरफेस माना है, तो मैंने बोला इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ईए और ईए, यहाँ पे वाले में भी ई है, इसकी फिटनेस ऐसी होगी और इसकी कुछ ऐसी होगी। सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यों आए, ग्रेविटेशन की बात चल रही है, तो हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकाल लेते हैं, फिर ग्रेविटेशन के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कर सकते थे ना हम क्लास में। तो ई डी ए, ये फ्लक्स आ गया। अच्छा अब नेट लिखा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना हुआ इसमें, रो। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास, ए इंटू में 2r, बहुत बढ़िया। ये आ गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई ये साफ हो गया आपके पास। तो ये एक्चुअली ऐसा बन गया E इज इक्वल टू रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यार हमें E निकालना ही नहीं, हमें सर एक्चुअली GFI निकालना है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ठीक है सर, ये उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब आप ग्रेविटेशन में आप रिप्लेस करते हैं, तो ये तो आपके पास में GFI बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो इसका एक्सीलरेशन है उसको G लिख दिया आपने, एक कुछ G डैश मान लिया जो इसका एक्सीलरेशन है यहाँ पे। अच्छा रो को रो लिखा जाता है, आर को आर। अच्छा इसको कैसे रिप्लेस करें, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा होता है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन में होता है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये आर आर से मैच कर जाता है, G किससे मैच करता है दोस्त, ये K से मैच करता है। इतना चमकता है तुझे। अब सर K तो नहीं है यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट है, तो मैंने क्या बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके जैसा, G के जैसा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसके जैसा, 4 पाई जी के जैसा, सही। तो इसको लिख दिया आपने 4 पाई जी। तो आपने बोला कि सर जी जो एक्सीलरेशन है वो है रो 4 पाई जी और आर, ठीक। अच्छा अब मेरा काम हो गया भाई, एक्सीलरेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये पूछ रहा था एसएचएम, मैंने कहा हाँ एसएचएम है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त तेरे पास, दिस इज 4 रो पाई जी, 4 रो पाई जी। इस हिसाब से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर। 28 प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो आपके पास स्क्रू गेज का सवाल है। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के सवाल टफ नहीं होते अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, आप थोड़ा सवाल समझने की कोशिश करना। इसमें जीरो एरर की बात की है। जीरो एरर क्या होता है, चमकता है क्या आपको? जीरो एरर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक वेइंग मशीन है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, उसमें जीरो एरर है आपके पास में 0.5 kg। इसका मतलब क्या है, जब वो जीरो शो कर रहा है, मतलब आप अब कुछ भी नहीं है, मतलब आपने कोई भी वेट नहीं रखा, तब भी वो 0.5 kg दिखा रहा है। क्लियर। तो मान लीजिए अगर आपने उस पर कुछ 20 किलो का कोई वजन डाला उस वेइंग मशीन पे, तो एक्चुअल रीडिंग अच्छी से 20 पर एक्चुअल में आई कितनी 20.5। तो 0.5 क्या होगी, जीरो एरर होगी। मतलब जब जीरो होना चाहिए, जब जीरो ना होके उसके अलावा कुछ होगा तो वो जीरो एरर कहलाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि जीरो एरर पॉजिटिव थी और रीडिंग शो कर रहा है 21, मान लो जीरो एरर, एक नया सवाल करते हैं, जीरो एरर 0.5 kg थी और वेट था आपके पास में 21, तो बता एक्चुअल वेट कितना, तो कितना आया तेरे पास 20.5। अगर मैं बोलूं नहीं, आपके अब की बार सेकंड केस में देखते हैं, मैं बोलूं जीरो एरर तेरे पास -0.5 kg थी, -0.5 kg, अब 20 kg रीडिंग शो कर रहा था, बता एक्चुअल रीडिंग कितनी, तो क्या आएगा आंसर 20.5। जीरो एरर फील आ गया तेरे को? अगर फील आ गया तो अपने सवाल को कर सकते हैं। सवाल है बोला भाई साहब कि स्क्रू गेज में कुछ जीरो एरर है और इसकी जो पिच है वो पिच है 5 mm। तो मैंने बोला पिच की वैल्यू लिख देते हैं, जितना ज्ञान है वो सब बोर्ड पे लिख देते हैं अपने। ये 0.5 mm, ये 0.5 mm ना, ठीक है जी। और बताओ और क्या है। इसने बोला कि सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितना है तेरे पास, 50। बहुत बढ़िया। और बताओ, व्हेन द फर्स्ट रोड इज इंसर्टेड इन द स्क्रू, मतलब जब सबसे पहले फर्स्ट रोड का आपने साइज नापना शुरू किया तो मेन स्केल की तो 6 डिवीजन आ गई, तो मैंने कहा 6 डिवीजन आ गई तो 6 इंटू में 0.5, ये यही है ना, प्लस और ये बोल रहा है तेरे पास कि जो सर्कुलर स्केल है उसकी 20 आई है, तो इसमें लिस्ट काउंट निकाल सकता है। लिस्ट काउंट इसका तो आसान होता है, कैसे निकालेंगे, 0.5 और ये 0.5 हम कितने डिवीजन में बट गया, 50 में, तो ये लिस्ट काउंट आ गया तेरे पास। तो मैं लिखा 0.5 50 और कितनी दिखा रहा है सर्कुलर स्केल की रीडिंग तेरे पास, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है तेरे पास 20। बहुत बढ़िया। ये किसके बराबर होगी तेरे पास, ये उसकी रोड की लेंथ है, ये तो मैंने लिखा लेंथ और प्लस एक एरर है, कुछ एरर है ना, जीरो एरर, क्योंकि ये फाइनल रीडिंग है। ये फाइनल रीडिंग किसको शो कर रही है, लेंथ को शो कर रही है, प्लस एरर को शो कर रही है।
ठीक है जी, अब आगे चला जाए। इसने बोला फिर दूसरी, मतलब अब की बार क्या हुआ, सेम लेंथ की, जैसे पहले से एक रोड को डाला ना, अब इसने बोला दूसरी रोड को भी एक साथ डाल दिया, मतलब अब आपके पास में दो रोड, जो जैसे ये वाली एक रोड थी तो एक दूसरे को और डाल दी, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ L थी तो दूसरा की भी L होगी, आइडेंटिकल बोला। तो अब जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी हुई, 2L प्लस एरर, जो शो करेगा। अच्छा वो शो कैसे कर रहा है उसके बारे में उसने बताया कि मेन स्केल की 12 है 0.5, और जो तेरे पास वर्नियर स्केल है उसके बारे में वो 46 शो कर रहा है, तो 0.5 इंटू में 50 इंटू में 46, क्लियर। अब सवाल ने पूछा बताइए इस E की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास दो इक्वेशंस मैंने लिख दी है, आप इसे सोल्व कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 12 बन जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपके E की वैल्यू आ जाएगी। जब आप E की वैल्यू निकालेंगे एरर, तो एरर आएगा आपका 6 इंटू में 10 टू द पावर -5 मीटर। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आई होप ये आप इजीली कर पाएंगे। 29 बोल रहा है आपके पास में कि ब्लॉक है मास 2 kg, लिख लिया, उस पर ये फोर्सेज लग रहे हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखा रखे हैं। बोला गया पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल के ओरिजिन पे रख दीजिए आप, यहाँ पे ऐसे ओरिजिन पे रख दिया आपने पार्टिकल को, इसकी दो वेलोसिटी है आपके पास में, इनिशियली यहाँ पे इस डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में आपके पास 8 मीटर पर सेकंड। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कि ये यहाँ से मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा, ओरिजिन से मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा। देखो एक अप्रोच तो बेसिक हो गया, एक्स में डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए और टाइम के साथ में वाई में लिखा जाए, और दोनों डिस्प्लेसमेंट को फिर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स में है वाई में है तो ओरिजिन से निकालने के लिए रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करा जाए, फिर मैक्सिमम थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल। सवाल में अगर आप देखेंगे ना तो ax जो भाई साहब आपके पास में है ax वो कितना है आपके पास, ax है -4x, बहुत बढ़िया, और ay कितना है -4y। कुछ चमक रहा है क्या, थोड़ा सोचेगा तो एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है x, यहाँ पे एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है y, तो भाई साहब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इधर है कितना 4x और इसमें इधर है कितना 4y और जा रहा है ऊपर, मतलब ये अगर जब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस साइन के साथ में तो ये SHM होता है, मतलब भाई साहब जब तक ये यहां से लेके यहां तक नहीं आएगा तब तक SHM करेगा, जब तक ये यहां से लेके यहां तक नहीं आएगा तब तक ये भी क्या करेगा, SHM करेगा। अब सवाल आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, ये भाई साहब दो SHM का सुपर पोजिशन है, ये दो SHM का सुपर पोजिशन है और दोनों का इस वाले SHM का जो ओमेगा है वो भी 2 रेडियन पर सेकंड है और इसका जो ओमेगा है वो भी 2 रेडियन पर सेकंड है, क्लियर। तो ये जब अपने मैक्सिमम पे होगा तभी ये अपने मैक्सिमम पे होगा, क्लियर, और जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा तभी ये मैक्सिमम पे होगा, तो उस टाइम पे ये जो पार्टिकल होगा जो दोनों SHM के सुपरपोजिशन से मिलकर बन रहा है वही मैक्सिमम दूरी पे होगा। ये तो आसान बन गया सवाल। अच्छा अगर ओमेगा ये है तो ये वेलोसिटी ये मीन पोजीशन हुआ ना आपके पास में, तो आप इसको क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन इनटू में ओमेगा, तो एक्सीलरेशन जो तेरे पास एक्स डायरेक्शन में आया वो कितना आ गया तेरे पास 3 मीटर, बहुत बढ़िया। ऐसे इसमें निकाल ले एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड इन वाई इनटू में ओमेगा इज इक्वल टू 8 करते हैं ना, ए इनटू में ओमेगा इज इक्वल टू वी मैक्स, तो यहां से ए वाई कितना आ गया तेरे पास 4। अब सवाल में कुछ नहीं बता, सवाल अपने प्राण त्याग रहा है। यहाँ पे देख 3 मीटर दूर गया, यहाँ पे कितना गया 4 मीटर दूर गया, तो ये वाला कितना होगा तेरे पास 5 मीटर। इजी है ना सवाल। तो इसलिए जब आपको सवाल डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक बार आपको सवाल को ओवरव्यू करना चाहिए, भाई साहब क्या पता सवाल में कोई और रास्ता तो नहीं है। 30 नंबर सवाल अगर आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा सवाल लिखा हुआ है ना, आदमी कंप्यूटर का आदमी देख के डर जाएगा भाई इतना बड़ा क्या है, पर आप सवाल को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सवाल आसान था। सवाल में क्या बोला गया आपके पास में, ऐसे एक पाइप है ना, इस पाइप में से पानी ऊपर से जा सकते हैं, पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप, यहाँ पे भी सिलेंडर है, तो ये पानी ऐसे इसमें जाके यहाँ पे रह सकता है, फिर इसमें क्या क्या छोटे छोटे होल बना दिए जिससे पानी यहाँ पे बाहर निकल सकता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है S1, होल का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है S2। ये बोला कि भाई वाटर के सरफेस से ये जो पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर है, फिर इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, वो ओमेगा भी गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड। आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, निकालते हैं। पहली बात तो यार अब सोच के देख, यहां पे पानी बाहर निकल रहा है मतलब डायनामिक्स है, डायनामिक्स है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बर्नौली लगाना पड़ेगा, तो हम दो पॉइंट्स के बीच बर्नौली लगा देते हैं। अब हम बर्नौली लगाते हैं, एक जो लिक्विड जस्ट इसके अंदर है, एक जो जस्ट बाहर निकल रहा है। अब क्या करें, सबसे पहले इस वाले पॉइंट का प्रेशर लिखते हैं, तो यहाँ का प्रेशर कितना है P0, ऊपर जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, माइनस रो जी एच कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 कर दिया, यहां पहुंच गए। अब देख यहां से यहां पे जाएंगे तो कितना आएगा, रोटेट कर रहा है ना ये, तो कितना आएगा तेरे पास
अब ये फील करके बता यहाँ का प्रेशर ज्यादा है यहाँ का ज्यादा, ऐसे घूम रहा है तो इधर दबाव ज्यादा बन रहा है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा आता है हम निकालते हैं ना, तो हम कह रो और एक्सीलरेशन डायरेक्शन में कितना आएगा तेरे पास, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आता है इंटू में dx, इंटीग्रेट करें तो कितना है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ का प्रेशर प्लस कितना है तेरे पास रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब ये वाला एरिया बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो हम इसकी वेलोसिटी यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अब बाहर का लिए लिखते हैं तो बाहर का प्रेशर कितना पी नॉट प्लस ये कितना हाफ रो वी स्क्वायर। डन। तो यहां से पी नॉट से पी नॉट साफ हो गया। और देखते हैं और क्या कट रहा है आपके पास, और रो से आप रो साफ कर दीजिए, ये सारा रो यहाँ पे साफ हो गया, तो कितना है वी स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस जी, और ये आ गया जी बाई 5। फाइन। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यार ओमेगा की वैल्यू है तेरे पास कितनी गिवन है सवाल में, ओमेगा 10, तो ये बन गया 100। आर की वैल्यू कितनी है तेरे पास 1/√10, तो यहाँ पे कितना बन गया 1/10, और ये ऐसे बन गया। ठीक है जी, ये आ गया 5 माइनस ये कितना बन गया 2, तो वी स्क्वायर बाई 2 कितना आया, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5 और 3, वी इज इक्वल टू √6 आ गया। सही है ना ये चीज, यहाँ पे 5 बन गए 3 और 2, v इज इक्वल √6 आ गया। अब क्या ये आंसर होना चाहिए क्या, नहीं ये आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो इसके फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में देखिए तो एक ओमेगा आर भी तो ऐड होगा, ये तो वेलोसिटी बाहर की तरफ है ना, पर अगर ये घूम रहा है तो वो लिक्विड जो बाहर आएगा वो एक ओमेगा आर भी साथ में लेके आएगा। तो एक डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी, एक और डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, पर एक ओमेगा आर भी तो आएगा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बोला सर एक वेलोसिटी ये है, दूसरी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा इंटू में आर, तो ओमेगा इंटू में आर अगर तू करेगा तो तेरे पास आएगा √10, बहुत बढ़िया। वी नेट कितना आएगा इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करें कितना 16, तो आंसर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है, लोग इसको आंसर बोल देते हैं, अगर आपने ये करके आंसर छोड़ा मतलब सीधी मिस्टेक कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंटीजर पूछा है। पर हम बता, मान लो जेई एडवांस में आ जाता, उसे बोलता भाई सब डिजिट अलाउड है आपका, जो जनरली अभी जो आ रहा है, जैसे जेई मेंस में भी आया, तो उसमें ये √6 आप आंसर कर देते, पर ये गलत हो जाता है बिकॉज आपने सिर्फ यही वेलोसिटी लिखी है, ग्राउंड फ्रेम में पूछा है, तो एक ये वाली भी जोड़नी पड़ेगी, इसलिए सवाल को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। एक और गलती इसमें लोग कर देते हैं, लोग क्या करते हैं सर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में लगाते हैं बरदौली, तो अगर आप इसमें और यहाँ वाले में लगाएंगे तो इसका प्रेशर लिखते हैं पी नॉट माइनस रो जी एच, और उसका ये वाले टर्म लिख देते हैं, इस वाले टर्म की वो बात ही नहीं करते। क्योंकि मेरी बात सुन, अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो हाइट फैक्टर में अगर यहां पे लिख रहा है ना, तो इसमें और इसमें, तो इस डायरेक्शन का भी हाइट फैक्टर लिया जाएगा बिकॉज इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। ये वाली टर्म अगर तू इन दोनों पे लगाएगा तब भी वो आएगी, पर वो इसके हाइट में ऐड होके आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को, तो तू एक बार कोशिश कर ना, वो गलती तो मिल जाएगी, तू जब करेगा तो इन दोनों पॉइंट से बदौली लगाना, तो तू एक टर्म मिस कर देता है, तो ये टर्म वहां पे आएगी, तो किस में आएगी वो तो सोचना इस बात को। क्लियर। नंबर 31 में ये ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप का सवाल है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप। आप अगर साउंड में आपको कुछ दिखते होंगे तो आप ये टॉपिक जरूर करके जाइए, बाकी अगर आप मान लीजिए कुछ स्किप कर रहे हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, बीट फ्रीक्वेंसी, डॉक्टर्स इफेक्ट, ये 3-4 टॉपिक्स है, ये आप ढंग से करके जाइएगा। एक्सटेंडिंग वे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया एन ओपन ऑर्गन पाइप इज सडनली क्लोज्ड, पहले ओपन ऑर्गन पाइप थी सडनली बंद कर दिया, with the result that a second overtone of closed organ pipe, second overtone of closed organ pipe, second overtone of closed organ pipe, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है तो क्या आता है, ऐसा बनता है फंडामेंटल, तो V/4L आता है, V/4L फंडामेंटल आ गया। अच्छा तेरे पास नेक्स्ट जो ओवरटोन आता है वो 3V/4L है, उससे नेक्स्ट आएगा 5V/4L, तो ये सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर। अब इसने क्या बोला, और इसके बाद में और इसने बात बोली है, ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज फाउंड हायर इन द फ्रीक्वेंसी बाय 100 वाइब्रेशन इन द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप। फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू लिखो, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखी कितनी आती है, V/2L आती है, ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे करके ऐसा बनता है V/2L। इसे कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन है, मतलब सेकंड हार्मोनिक है, ऐसे बना दिया आपने। क्लियर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है आपके पास में वो 100 का है, तो मैंने लिख दिया 5V/4L माइनस V/L, इसकी वैल्यू कितनी है तेरे पास 100। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछिए ओपन ऑर्गन पाइप की किसकी वैल्यू निकालनी है, V/2L की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको सोल्व किया, तो कितना बन गया V/4L इज इक्वल टू 100। मुझे किसके निकालनी है V/2L की, तो V/2L कितना आएगा तेरे पास 200।
तो आंसर कितना हो जाएगा तेरे पास, पी की वैल्यू 2। तो सिंपल सवाल था, होना चाहिए था। 32 में आपसे बोला गया कि एक कंटेनर है, तो ऐसे कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कुछ पी नॉट है, इसमें एक सोप बबल है, बहुत बढ़िया, और इस सोप बबल की रेडियस कुछ आर है। तो इसमें जो प्रेशर होगा, प्रेशर इन इसके सोप बबल के अंदर, तो कितना हो, पी नॉट प्लस 4t/r, ठीक। फिर इसने एक नई कंडीशन बताई, उसने बताया अब आपने क्या किया, जो इसके अंदर जो प्रेशर पी नॉट था ना, उसको आपने कर दिया पी नॉट बाय, क्या बोला, हाफ कर दिया, ठीक है जी। और जो इसकी रेडियस है वो कुछ नई रेडियस बन गई 5r/4, ठीक। तो अब जो इसके अंदर प्रेशर इन जो नया आया होगा वो कितना आएगा, P0/2 प्लस 4t/r, r की वैल्यू पुट कर दी 5r × 4, हो गया ये। अब ये प्रोसेस था जो तेरे पास, वो आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो उससे P0 की वैल्यू पूछी गई है सरफेस टेंशन की टर्म में, निकाल लेते हैं, सिंपल सवाल है। तो P0 प्लस 4t/r मल्टीप्लाई 4/3πr3, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सवाल में मेंशन है कि प्रोसेस आइसोथर्मल था, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 V2 लिखा जाए, तो ये कितना बन गया, 16t/5r मल्टीप्लाई 4/3πr3 की वैल्यू लिखो भाई, r3 की वैल्यू कितनी बन गई तेरे पास, 125, और ये 64, और ये r3 क्या क्या साफ हो रहा है, 4π ये साफ हो गया, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए अगर तू देखेगा तो ये वाली वैल्यू बन गई P0 प्लस 40/r, अच्छा इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया, 125 P0 डिवाइड बाय ये तेरे पास 620 128, क्लियर। अच्छा ये और बड़ा टर्म बन रहा है, तो ये बना ऊपर 25 16 25, और यहाँ पे डिवाइड बाय 64 t/r है ना, तो इसको और काट देते हैं, ये 4 बन गया ऐसा एक्सप्रेशन। अब ऐसे इसको थोड़ा सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 25 t/r को इधर लेके चले गए आप, तो इधर तो बना P0, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना है तेरे पास, 3 डिवाइड बाय 128 P0, इसको इधर लेके गए, क्लियर। अच्छा इसको इधर लेके आएगा अगर तू तेरे पास, तो ये वाली टर्म बन जाएगी 16 और 9, दिस विल बी 9t/4r, कर पाएगा ना इसको, इसको इधर लेके आया, फॉर एलसीएम ले लेगा तू, तो अगर हम यहाँ से P0 निकाल, तो P0 कितना गया तेरे पास, ये दिस विल बिकम 96 t/r, फाइन। अब इसने इसको लिखा है 16 n t/r के बराबर, तो n कितना आ जाएगा तेरे पास, यहाँ से 6 आ जाएगा। 33 सिंपल सवाल है, इसे बोलेगा के अल्फा ट्रांजिशन हो रहा है आपके पास में, और उसमें जो आपको वेवलेंथ जो 1/λ की, सॉरी हाँ, जो वेवलेंथ मिल रही है वो है 1/600r और 1/400r, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो इसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल है ये पूछा गया। तो मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखा, मैंने बोला hc/λ इज इक्वल टू -13.6 से 30.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बेसिक एक्सप्रेशन है। फिर इसमें रिजबर्ग कांस्टेंट कैसे आता है पता है ना आपको, hc को आप इधर ले जाओ तो 1/λ इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय hc, और हायर एटम के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो आप एक कांस्टेंट आ जाते हैं z माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, फाइन। और इसको क्या बोलते हैं, रिजबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं, इतना पता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/λ इज इक्वल टू r z माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ये बेसिक एक्सप्रेशन है। लोगों को ये फील रहता है, इस वजह से मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। अब भाई साहब इस b की वैल्यू आपके पास में 1 आती है, किसके लिए, के अल्फा ट्रांजिशन के लिए। तो आपसे सवाल में कौन से ट्रांजिशन की बात की है, के अल्फा की बात की है। तो हमने लिखा कि के अल्फा ट्रांजिशन आपने सबसे पहले जो 1/λ की वैल्यू हुई 16,600r हो गया, सवाल में ये गिवन है। अच्छा ये रिजबर्ग कांस्टेंट हो गया, तो इसके लिए होगी z माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी बनी, के अल्फा में 1 से 2 आया, तो कितना बन जाएगा 3/4, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले एक्सप्रेशन के लिए अगर तू देखेगा तो ये बन जाएगा 400r, और ये r ये z1 हो गया, ये कुछ z2 हो गया, और ये अगेन 3/4 बन गया। यहां से हम क्या करते हैं, आपके पास ये सब वैल्यूज आ गई ना, ठीक है। यहां से r सब साफ हो रहा है आपके पास में, तो यहां से आप z1 z2 की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप यहां पे ऐसे z1 की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे z1, तो वो आ रहा है आपके पास में कुछ 29.3, और यहां पे जो आ रहा है z2 वो कितना आ रहा है आपके पास 24.1। तो इसके बीच में क्या पॉसिबल है, 25 पॉसिबल है, 26 पॉसिबल है, 27
28 और 29, 25, 26, 27, 28, 29, तो कितने पॉसिबल है आपके पास? 5 एलिमेंट पॉसिबल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। 34 में आपसे बोला गया भाई साहब ये 3 स्ट्रीट्स है आपके पास में, इसका नाम कुछ S1 बोल देते हैं, इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, इसका नाम S3 है। देखो 2 स्ट्रीट्स का तो हमने आईडीएससी किया है, 3 वाला वो कैसे करेंगे? जैसे 2 को अप्रोच करें, बेसिक फंडामेंटल पे चलते हैं, जहां पे किसी पॉइंट पे जाके तीनों वेव्स मिलेगी, तीनों में सुपरपोजिशन होगा, तो हमने तीनों वेव्स की इक्वेशन लिख ली। तो इस वाले को बेस मान लिया, ये इससे कुछ रीड करेगा फाई एंगल, और मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा ना आपके पास। देखिए अगर किसी जनरल पॉइंट पे पहुंच गया आपके पास में, यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका पाथ इससे कुछ ज्यादा आएगा, मान लीजिए इसका कुछ 0 पाथ है, जैसे कुछ x पाथ ज्यादा आएगा, जिसका कुछ इससे -x कम आएगा, ऐसा ही कुछ होगा। मतलब ये फाइनल यहाँ पे पहुंचने के बाद में इसका इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वही इन दोनों में फेज डिफरेंस होगा, बिकॉज दोनों में पार्ट डिफरेंस, इन दोनों में जितना पार्ट डिफरेंस है उतना इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने बेसिक इक्वेशन लिख ली, इसकी लिख ली, इसको y2 बोल देते हैं, इसको लिख दिया किसी पॉइंट पे जाके इतना। तो अगर आप y1 देखेंगे, y1 तो y1 लीड कर रहा होगा, बिकॉज सॉरी ये वाला y3 लीड कर रहा होगा आपके पास, बिकॉज ज्यादा पाथ चलेगा, क्लियर, और ये कम चलेगा तो इससे कुछ कम आएगा, तो इसका नाम ऐसे कुछ y1 होगा, क्लियर। अब अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो आपसे पूछा है इंटेंसिटी कर्व बनाया है ना, आप वो कर्व देखिए, उसमें आपसे बोला गया ए और सी के बीच में डिस्टेंस। ए वो पॉइंट है अगर आप इंटेंसिटी कर्व में देख रहे हैं जहां पे इंटेंसिटी 0 है, मतलब वहां पे क्या बन रहा है? मिनिमा। मतलब ऐसा होना चाहिए भी तीनों की वजह से वहां पे एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, तीनों का मिला के एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो बताइए क्या हो, ऐसा हो जाए ना तीनों में एंगल 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाए, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक ये रहा। अगर 120 डिग्री पे होता है तो कितना आता है आपके पास? 0 आता है, क्लियर। इसके बाद में तो सेकंड केस कब होता है? अभी ये 0 आ गया, सेकंड वाले केस में कब होगा? जब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए आपके तीनों के बीच में? 240 ये रहा, ये बात समझ में आ रही है? ये 240 और इसमें जब आपके पास में ये 240 हो गया, अच्छा अब इसमें जब आप 240 बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा थर्ड वाला। ये फर्स्ट था, यहाँ पे ये सेकंड था, ये थर्ड था, यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, इसमें 240, फिर वापस 240 उठा दो। इज इट क्लियर? ठीक है, जब आपका काम हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया कि पाथ डिफरेंस पूछा ना आपसे, ए और सी के बीच डिस्टेंस कितनी है। तो ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं हम। ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप बोलेंगे डेल्टा फाई आपके पास कितना है? डेल्टा फाई है 120 डिग्री, 120 डिग्री आपने लिख दिया। तो पाथ डिफरेंस निकाला, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय 2 पाई। तो कितना है आपके पास? डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा बाय 3। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई निकाल देते हैं। वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? डेल्टा एक्स इज इक्वल डी साइन थीटा होता है ना आपके पास, तो इसको आपने लिख दिया दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो वाई आ गया बच्चों यहां से लैम्डा डी बाई 3। ठीक है जी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग चलते हैं, जहां पे आपके पास डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई कितना है? 240 डिवाइड बाय 360। साफ कर दो इसको यहाँ पे, और ये 6 डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी है तेरे पास? 2 लैम्डा बाई 3। ठीक है जी। इसका जो वाई आएगा वो कितना है तेरे पास? 2 लैम्डा डी बाई 3d। सही है ये बात? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई 3d आ गया। अब दोनों अगर हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस है वही आपके पास में जो 0 इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स उनके बीच का डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी, आंसर हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय 3d। सही है ये बात? तो आपके पास में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है 2 लैम्डा डी बाई एन डी। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। क्लियर? 35 में अगर आप देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फंक्शन लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास p x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 2x क्यूब जे कैप। आपसे पूछा गया कि P की वैल्यू कितनी होगी ताकि आप ये फाइनली बोल सके कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। भाई साहब ये इसका क्या करें? अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा नेचर होता है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव होता है, मतलब ये फील्ड कंजर्वेटिव होना चाहिए। अब सर कंजर्वेटिव को कैसे चेक करें? कंजर्वेटिव कैसे है नहीं कैसे चेक किया जाए? तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि डेल फोर्स की जैसे डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। क्लियर? ये एक्सप्रेशन होता है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है आपके पास में तो फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इसको किया जाए। अब यहाँ पे फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब वो पर यूनिट चार्ज पे फोर्स है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना है? 2
वाई के रिस्पेक्ट में, इसको किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में ना, तो पी एक्स स्क्वायर आया, बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स की टर्म में, तो कितना का 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, तो पी की वैल्यू कितनी 6। तो सिंपल हलवा सवाल था। अगर आपको एक बात पता हो क्या कि कैसे चेक करते हैं कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, क्लियर। 36 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक रस्सी है और इसका रस्सी का जो मास है वो है 2 kg और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट है। ये रस्सी ऐसे पड़ी है ना, ऐसा कुछ पार्ट ऐसे है, फिर ऐसे है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इतना पोर्शन तो जो आपके पास ग्राउंड है वो तो है रफ, इसका तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू है और ये स्मूथ है, बहुत बढ़िया। तो आपसे बोला गया कि लिमिटिंग केस बनाना है। लिमिटिंग केस मतलब जस्ट आपके पास में स्लाइड करने वाला है, तो आप बताइए इस म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। जस्ट लिमिटिंग केस है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास खींचने वाला फोर्स कितना है, ये फोर्स खींच रहा है, इसका जो mg है वो खींच रहा है, तो मैंने लिखा mg की वैल्यू कितनी, तो देखिए 2 kg मास है, कितने सेंटीमीटर का आपके पास टोटल रेंज कितनी होगी 30 और दिस इज 45 और मल्टीप्लाई 15, ये इसका मास आ गया, ये चमक रहा है आपको, इनटू में जी, ये खींचने वाला फोर्स। अच्छा, बचाने वाला फोर्स कौन है आपको, जो बचाएगा, जो सेव करेगा, वो फोर्स कौन सा है, वो भाई साहब फ्रिक्शन है। क्या फ्रिक्शन इस पूरे पे लग रहा है, इतने से पे लग रहा है, इतने से पे लग रहा है, तो इसकी वैल्यू लिखी जाए म्यू, और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो कितने वेट के कॉरस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, इतने वेट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आपने लिखा इसे 2/45 इंटू में 20, सही, एक जी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसे सोल्व कर लीजिए, करते हैं तो इस g से ये 0 हमने काट दिया था, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, तो ये 15/2 बनेगा 7.5 बन गया, और फिर एक g है तेरे पास, नीचे डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 0.75 बन जाएगा। इतना सही है, चमक रहा है ना, ये 2 यहाँ पे गया 7.5, फिर ये g डिवाइड में गया तो 0.75 आ गया। अच्छा, अब मुझसे क्या है ना, म्यू की वैल्यू नहीं पूछी, 8 म्यू की वैल्यू पूछी, तो 3/4 के बराबर है, तो 8 म्यू कितना है तेरे पास, 8 म्यू तेरे पास आ जाएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6, क्लियर। 37 में आपसे बोला गया है एक रोड है, इसका नाम ABC, लेंथ इसकी ये वाली L, ये टोटल लेंथ 2L होगी ना आपके पास, और इसका जो मास है, इस रोड का मास M हो गया, इसका M हो गया, टोटल 2M मास हो गया। सवाल में क्या पूछा गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड ABC विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, इस पॉइंट रिस्पेक्ट में हैज टू कंपोनेंट, वन अलोंग द एक्सिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज, मतलब आपको इस पॉइंट के अबाउट इस रोड का आपको मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम लिखना है, और उसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिए आप कितने रोड की बात करेंगे, इतनी रोड की, ए बी रोड की थी, ऐसे घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ आएगा, आई ओमेगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इस ए बी रोड का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो निकालने का मतलब भी नहीं, बिकॉज हमसे कौन सा पूछा है, परपेंडिकुलर वाला, तो हमने ए बी का निकाला ही नहीं, खत्म। इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे, देखते हैं कैसा आएगा। देख, ये पॉइंट हो गया, ऐसे ही पार्टिकल मूव कर रहा है, ये इसका ट्रांसलेशन मोशन देख सकते हैं आप, इस वाले पॉइंट के अबाउट, इस इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट मास है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट तो ये आप इसको प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट कर सकते, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है ना आपके पास में, तो इस पॉइंट के अबाउट आप इसे ट्रांसलेशन मोशन की तरह देख सकते हैं। तो अगर आप अभी इस इंस्टेंट की बात करेंगे, तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है, इसके सेंटर की, ऐसे है ना आपके पास v, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा आपके पास, mv, r क्रॉस पी सी एम होता है, तो r ये रहा, p अंदर की तरफ एंगल 90 डिग्री है, तो ये p हो गया आपके पास, और r कितना आपके पास, ये r है, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, ये आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम। r क्रॉस पीसीएम का यूज किया, तो ये वाला r आ गया, ये p आ गया, एंगल कितना 90 डिग्री, तो हमने वो सब नहीं लिखा, क्लियर, ये वाले। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे आप, ये वाला पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो r ये है, p अंदर की तरफ है, तो r क्रॉस p करेगा तो ऐसा आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये है तेरे पास एंगुलर मोमेंटम L, क्लियर। अच्छा, ये वाला एंगल को थीटा मान लेता हूं कि 90 बाय थीटा, ये वाला कितना हो जाए आपके पास थीटा, तो ये तो L हो गया। आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ना, तो L परपेंडिकुलर एक्सिस से कितना होगा, दैट इज L sin थीटा, L sin थीटा, इसको लिख लेते हैं, कितना बना आपके पास 5L स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई sin थीटा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, L परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mv, ये आ गया रूट 5L डिवाइड बाय 2, sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते, sin थीटा कितना होगा आपके पास, परपेंडिकुलर L बाय 2, और हाइपो कितना हो जाएगा आपके पास, हाइपो आपके पास आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी, दैट इज रूट 5L2, ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे ये साफ हो गया, तो L परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गया आपके पास mvL बाय 2। 38 में आपसे बोला गया, दो ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक का नाम है B,
इस ब्लॉक का नाम है सी। दोनों का मास 3 kg है। तो इनिशियल दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम में है, और ये लेंथ L/2 है, ये भी L/2 है। L की वैल्यू गिवन आपको सवाल में, दैट इज 4 मीटर। ये पेन है, इसका मास नहीं है, ये पेन को ऐसे यहाँ से रस्सी से बांधा गया, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका ये 2 kg का, इसको 5 मीटर छोड़ा गया और टकरा के इससे ये इनइलास्टिकली कोलाइड करता है इससे। तो अब देखते हैं जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ए ब्लॉक जब इसे टकराने वाला होगा उससे पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप कह लेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m से m साफ हो गया आपके पास, तो वेलोसिटी वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब टकराने से जस्ट पहले इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी 10। तो इनिशियल मोमेंटम देख लिया, इनिशियल मोमेंटम कितना था 20। फाइनल देखिए, फाइनल कौन कौन एक साथ मूव करेगा। ये ब्लॉक इससे चिपक गया यहाँ पे, ठीक है जी, इसका मास है ही नहीं, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास, इसका मास 2 हो गया, 3 हो गया, तो कितना आ गया 5 इंटू में v डैश। तो v डैश की वैल्यू कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वाला जैसे स्टिक हो जाएगा, स्टिक होने के बाद में ये इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से। अब हमसे ये पूछा गया कि बताइए इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। अभी इसका एक्सेशन आएगा ही क्यों, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। अभी कोई टेंशन लग रहा है इधर, तो इस मतलब ये जो खींच रहा है वो तो इस डायरेक्शन में खींच रहा है ना, तो ये टेंशन क्यों बदला, क्या समझ सकते हैं आप। देखिए इसका रीजन ये है, बिकॉज अगर ये इधर चला v वेलोसिटी से, तो ये इस वाले पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस इंस्टेंट पे, जस्ट उस इंस्टेंट पे। तो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा t का, वो क्या बनेगा t-30 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सही, तो t-30 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 16 और r की वैल्यू कितनी हुई 2। तो ये आपके पास कितना आ गया, इस t की वैल्यू 24 और दिस इज 54। टेंशन कितना आ गया आपके पास 54 न्यूटन। इतना सही। अगर टेंशन की वैल्यू 54 न्यूटन आ गई तो इस ब्लॉक का एक्सेशन आप चेक कर लीजिए। आप क्या लिखेंगे 54 माइनस नीचे की तरफ 30 इज इक्वल टू, इस वाले ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं, ब्लॉक सी के लिए, फॉर ब्लॉक सी लिख रहे हैं हम, ब्लॉक सी के लिए। क्लियर है, टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, इज इक्वल टू m में 3 इंटू में a। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो इसमें एक ही चीज अच्छी थी कि आपको ये क्लिक करे कि इसमें टेंशन की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, वो उस इंस्टेंट के लिए होगी। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ये कुछ होगा, पर उस इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो उस इंस्टेंट पे ये उस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन करता हुआ माना जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 39 आपके पास में ऐसे बोला गया कि एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम है ए, एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 1 टेस्ला। इसकी जो रेडियस है आपके पास 2 मीटर है, इसकी वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से अगर आप एक पॉइंट, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा ना आपके पास में, इसका जो सर्कुलर मोशन करेगा ये, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो सेंटर कैसा मिलेगा, सेंटर आपको मिलेगा, आप ऐसे देखेंगे सेंटर कहाँ मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पे मिलेगा, सेंटर के इस लाइन के ऊपर मिलेगा। रेडियस पहले निकाल लेते हैं कि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी। तो r का फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। ठीक है जी, m की वैल्यू 1 kg है, वेलोसिटी सवाल में 2 है, और q की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू 1 है। तो कितना आ गया 2 मीटर का रेडियस आ गया आपके पास, 2 मीटर की रेडियस आ गई और इसकी रेडियस भी 2 ही है। तो सेंटर कहाँ बनेगा, बिल्कुल इसके यहाँ पे, इस वाले में बन जाएगा। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल जाएगा ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे निकल रहा था बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेगा, बिकॉज 90 डिग्री कवर कर लिया इसने। इसके बाद में अगर आप देखें वेलोसिटी इधर, ये सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर। क्लियर, इसके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बनेगा सेंटर, अगेन वो भी 2 मीटर का बनेगा। ये ऐसे करके, कुछ ऐसे करके ये पूरा 3/4 सर्कल कंप्लीट करेगा, यहाँ तक आएगा। ठीक, जैसे इसके अंदर आया वापिस, अब सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो कैसे करेगा, वापस 90 डिग्री ऐसे कवर कर लेगा, ऐसा बन जाएगा आपके पास। फिर जैसे यहाँ पे बाहर आएगा परपेंडिकुलर, फिर अगर आप देखेंगे तो सेंटर कहाँ मिल रहा है आपको, इधर मिल रहा है सेंटर। सेंटर अगर यहाँ मिल रहा है तो क्या करेगा, ऐसे करके ये यहाँ से घूम के ऐसे 3/4 करके ऐसा पाथ आएगा, फिर सिमेट्रिक पाथ बन रहा है। कुल मिलाकर बस आपको ये देखना था कि ट्रेजेक्ट्री कैसी बन रही है, सेंटर कहाँ पे है, इतना ही खेल था। तो अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड पूछा कि कितने टाइम बाद वापस यहाँ पे आ गया, तो देखिए ये 1/4 सर्कल कंप्लीट किया, ये 1/4 सर्कल था, ये फिर कितना किया 3/4 किया। तो यहाँ तक 3/4 और 1/4 टोटल पूरा एक सर्कल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये वापस 1/4, ये 3/4, तो टोटल कितने सर्कल कंप्लीट, 2 सर्कल कंप्लीट हुए। तो टाइम कितना लगा होगा वापस ए पॉइंट पे पहुंचने में, तो मैंने बोला 2 सर्कल
घूमने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगा होगा। तो एक जो टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है आपके पास 2πm/qb। ठीक है जी, टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू आपके पास में 1 है, q की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, 2 सेकंड लग गया, 2π सेकंड। ये एक सर्कल का था, पर आपने कितने सर्कल कंप्लीट किया? 2 सर्कल कंप्लीट किए। जो आंसर आएगा टाइम का तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका डबल आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा 4π सेकंड। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 40 जो कि लास्ट सवाल है इस पेपर का, इसमें आपको पावर फैक्टर गिवन है। तो एक सर्किट बना दिया एलआर सर्किट, तो इसका जो पावर फैक्टर है cos phi1 वो आपके पास है कुछ 0.6 और इसका जो पावर फैक्टर है आपके पास वो कुछ cos phi2, इसकी वैल्यू आपके पास √36/37। तो यार यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लिखते हैं भाई tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा ऐसा सर्किट बनता है ना आपके पास में, इधर R1 बनेगा, ऊपर ऐसे XL1 बनेगा ना। तो अगर आप यहां से देखें तो अगर tan phi1 इज इक्वल टू कितना आ गया XL/R1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास है दिस विल बी 3/5 ना। तो अगर ये 3/5 है आपके पास, ये वैल्यू होगी 4/3। क्लियर? cos phi पता था, वहां से tan phi निकाल लिया। इतना कर सकते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में R1 आएगा, नीचे कुछ XC आएगा, फिर आपने लिखा tan phi2 इज इक्वल टू XC/R2। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये कुछ ऐसे नहीं 6 है, ये √37 थी, कितना गया 1 हो गया, तो कितना है आपके पास 1/6 आया। ठीक, अब सवाल में क्या बोल रहा है, इन दोनों सर्किट्स के एलिमेंट को सीरीज में जोड़ा गया और तब जो पावर फैक्टर मिल रहा है आपको वो 1 है। इन दोनों सर्किट को सीरीज में जोड़ देते हैं, जब सीरीज में जोड़ेंगे नया सर्किट बनेगा, उसके अंदर देख लेते हैं क्या होगा। एक ऐसे इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टेंस, इन दोनों जोड़ के एक नई रेजिस्टेंस बनेगी ना R1+R2। यहाँ पे ऐसे एसी में लगा दिया। इसका पावर फैक्टर आपके पास 1 है। अगर इसका पावर फैक्टर आपके पास 1 है मतलब फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos phi इज इक्वल टू 1, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, XC और XL ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर? यहाँ पे लिखा XC इज इक्वल टू XL, इतनी चीज मिल गई आपको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। अगर आज तक पावर फैक्टर 1 है तो cos phi 1, तो फाई के लिए 0, फाई के लिए 0 मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में XL और XC एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो XC और XL दोनों बराबर हो गए। अब चाहता क्या है ये रेजिस्टेंस का रेशियो पूछना चाहता है आपके पास में, ये आपके पास में जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो पूछना चाहता है R1:R2 इन CR सर्किट टू द LR सर्किट ना। तो CR सर्किट वाले का नाम क्या है हमारा R2 है, तो आपके पास R2:R1 पूछना चाहता है। ठीक है, निकाल के देखते हैं, दोनों में डिवाइड कर देते हैं। दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया XL डिवाइड बाय R1, यहाँ पे क्या बन गया XC डिवाइड बाय R2, और R2/R1 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बनी 4/3 और ये वाला बन गया 6, तो ये आ गया 2। ठीक है जी, ये इससे साफ हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R2/R1 की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, R2/R1 दिस विल बी 8। तो आपके आंसर कितना हो गया 8। तो यहाँ पे ये पेपर कंप्लीट होता है और पेपर थोड़ा सा सिंपल सवाल थे इसमें, आप जिसको इजीली हिट कर सकते हैं। आई होप आपने बढ़िया किया होगा। अगर आपके कुछ सवाल में हो, आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ आप सवाल आपने छोड़े हैं तो उनको एक बार वापिस आप करके जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।